ये ध्वनि की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। जो कुछ भी हमने पढ़ा था वो दोनों तरीके से पढ़ा था। पहला कि डायग्राम के तौर पर भी हमने सब कुछ पढ़ लिया था, और दूसरा हमने उसे थ्योरिकल टाइप में भी सब कुछ पढ़ लिया था। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो पहले फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने सारे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी थी वो सारी करा दी थी। अब सेकंड पार्ट में बाकी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है हमारा, हमने आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के प्रकार पढ़ लिए थे, तरंग के प्रकार पढ़ लिए थे। अब पढ़ना है हमें ध्वनि पर ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता, ऐसे एक और नाम से जाना जाता है तीव्रता। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझेंगे। तो ध्वनि की जो तीव्रता की मापन की बात की जाए, पहला पॉइंट है हमारा मापन। यदि इसके मापन की बात की जाए तो इसका मापन किस में किया जाता है? डेसिबल में। डेसिबल, डेसिबल को डीबी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। आयाम अधिक तो प्रबलता अधिक, यदि आयाम कम तो प्रबलता कम। देखिए, जो ध्वनि की प्रबलता जो होती है, जो तीव्रता जो होती है, वो आयाम पर निर्भर करती है। यदि आयाम ज़्यादा होगा तो ध्वनि की तीव्रता भी ज़्यादा होगी, यदि आयाम कम होगा तो ध्वनि की तीव्रता भी कम होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आयाम समानुपाती। आयाम समानुपाती किसके? तीव्रता। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? आयाम समानुपाती तीव्रता। आयाम समानुपाती तीव्रता। समानुपाती का मतलब क्या होता है? देखिए, समानुपाती जो होता है, यदि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। यदि पहली चीज कम होती है और दूसरी चीज भी कम होती है तो ये होता है समानुपाती। दूसरी चीज होती है व्युत्क्रमानुपाती। साइन एक ही होता है, ये जो साइन है यही समानुपाती का होता है और यही व्युत्क्रमानुपाती का होता है। व्युत्क्रमानुपाती की बात करें तो हम बोलेंगे यदि एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़नी चाहिए, यदि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होनी चाहिए। यदि उल्टा हो रहा है तो वो व्युत्क्रमानुपाती, यदि बढ़ने पर ही दूसरी चीज बढ़ रही है तो वो होता है समानुपाती। इतनी चीज हमने समझ ली है। मापन डेसिबल में किया जाता है इसका। आयाम, ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। अब आयाम को समझ लेते हैं, आयाम क्या होता है। आयाम को हम समझेंगे डायग्राम की सहायता से। तो समझते हैं। मान लीजिए ये एक ध्वनि तरंग है, तो इसे हम क्या कहते हैं? शिखर। और इसे क्या कहते हैं हम? गर्त। ये होता है शिखर और ये होता है गर्त। आयाम क्या होता है? तो आयाम को ध्यान से समझे ना, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो ऊंचाई है ये आयाम है। यहाँ से यहाँ तक की ये जो ऊंचाई है ये भी आयाम है। यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊंचाई है ये भी आयाम है। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये भी आयाम है और यहाँ से देखा जाए तो ये भी आयाम है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं आयाम बराबर माध्यम में ध्वनि तरंग के
शिखर या गर्त, ध्वनि तरंग के शिखर या गर्त की ऊंचाई, देखिए ये शिखर है, शिखर की कितनी ऊंचाई है, ये आयाम है। ये क्या है, ये गर्त है, गर्त की कितनी ऊंचाई है, ये आयाम है। अभी पूछा जाए कि कम आयाम और अधिक आयाम क्या होता है, तो ये देखिए ये जो है ये है आपका अधिक आयाम। क्या है, अधिक आयाम, ये आपका अधिक आयाम है। और इसे देखा जाए तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका कम आयाम। तो आयाम निर्भर करता है किस पर, ध्वनि की तीव्रता पर। यदि तीव्रता बढ़ेगी तो आयाम भी बढ़ेगा, यदि तीव्रता नहीं बढ़ेगी तो आयाम भी नहीं बढ़ेगा। तो आप लोगों ने अच्छे समझ लिया होगा ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। आयाम भी समझ लिया, डायग्राम से भी समझ लिया और थ्योरिकल टाइप से भी समझ लिया। तो अभी आपका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता के आधार पर मानक ध्वनि स्तर। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लेना है। तो ये होता है, सबसे पहले देखेंगे हम मानक ध्वनि स्तर। सामान्य श्वसन में, सामान्य श्वसन में, उसके बाद है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं, सामान्य श्वसन में कितने डीबी, यानी कि ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है, और ध्वनि की प्रबलता को डीबी में मापते हैं। तो सामान्य श्वसन में होता है आपका 10 डीबी। उसके बाद होता है फुसफुसाहट, तो फुसफुसाहट में होता है आपका 20 डीबी। सामान्य बातचीत की बात की जाए तो इसमें होता है आपका 60 डीबी। उसके बाद व्यस्त ट्रैफिक की बात की जाए तो इसमें होता है आपका 70 डीबी। और फैक्ट्रियों में, तो फैक्ट्री में होता है 80 डीबी। तो सामान्य श्वसन में 10 डीबी, फुसफुसाहट में 20 डीबी, सामान्य बातचीत में 60 डीबी, व्यस्त ट्रैफिक में 70 डीबी और फैक्ट्रियों में 80 डीबी। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से वो पूछे जाते हैं WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या होता है। तो इसका जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम WHO के अनुसार देखते हैं। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है WHO के अनुसार। तो WHO के अनुसार देखते हैं। WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी ये आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार क्या दिया हुआ है, ये भी एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी, तो इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहला है
दूसरा है तीसरा है आपका चौथा है आपका आपको ये सिर्फ 4 ही याद करने, 4 ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर, ये दिया गया है उसका 45 dB, ये दिया गया है 45 dB। इसके बाद बात करते हैं मनुष्य के लिए हानिकारक जो होता है वो होता है आपका 75 dB। इसके बाद मनुष्य के लिए, मनुष्य के बहरा होने के लिए ये होता है आपका 85 dB, ये होता है आपका 85 dB। अब इसके बाद हम बात करते हैं मनुष्य के पागल होने के लिए, तो 140 dB। ध्यान से समझ लीजिए, मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है, मतलब इतना सुनना ही चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं, तो 45 dB ये नॉर्मल रहता है। इसके बाद है मनुष्य के लिए जो हानिकारक हो जाता है वो हो जाता है आपका 75 dB। इसके बाद होता है मनुष्य के बहरा होने के लिए, मनुष्य के मतलब कि इतना जितना इससे इंसान बहरा हो जाए तो 85 dB होता है वो। इसके बाद हम बात करें मनुष्य के पागल होने के लिए, तो मनुष्य के पागल होने के लिए 140 dB काफ़ी होता है अगर मनुष्य को पागल करना है तो। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है ध्वनि की माध्यमों में गति। क्या पढ़ना है हमें? ध्वनि की माध्यमों में गति। इसे हम अच्छे से समझेंगे। ध्वनि की जो माध्यमों में गति होती है, बोला जाता है कि ठोस में सबसे अधिक होती है, उसके बाद आपकी द्रव में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इस कारण को हम जानते हैं। तो ध्वनि की गति माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो गति होती है वो किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्थता पर। किस पर? प्रत्यास्थता पर। तो ये प्रत्यास्थता क्या होता है? प्रत्यास्थता क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रबर है, अभी रबर को हमने खींचा, तब हमने रबर को खींचा तो क्या होता है कि रबर की जो आकृति और आकार जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम रबर को छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाती है, जो उसकी आकृति और आकार जो पहले था उसी अवस्था में वापस आ जाती है। इसी को कहते हैं प्रत्यास्थता। लिख देते हैं, फिर आप याद कर लेना इसे। तो पदार्थ का ये जो गुण होता है इसे ये कहलाता है प्रत्यास्थता। ठीक है, तो माध्यम जो होते हैं, जो ध्वनि की जो
गति होती है जो, तो वो किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्थता पर, माध्यम की प्रत्यास्थता पर। जैसे ये हमारे 3 माध्यम होते हैं। ठोस में ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे अधिक, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम, और गैस की बात की जाए तो सबसे कम। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है, जो ध्वनि की जो गति होती है, वह प्रत्यास्थता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ध्वनि की गति व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? प्रत्यास्थता के। तो 1/, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से समझिए, गैस है, गैस की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। जब गैस की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है तो उसमें ध्वनि की चाल सबसे कम है, यानी कि एक के बढ़ने पर दूसरा तो कम हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे लिख सकते हैं हम, ध्वनि की गति ध्वनि की गति व्युत्क्रमानुपाती होती है। किससे? माध्यम की तो ध्वनि की जो गति होती है यह व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? माध्यम की प्रत्यास्थता के। तो अभी आप लोगों ने इतना समझ लिया है, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है ध्वनि की चाल पर दाब और ताप का प्रभाव। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो रहता है कि ध्वनि, यदि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, यदि उसका दाब बढ़ा दिया जाए, यदि उसके पर दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए, तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। तो इसे समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको बढ़ाकर दुगना कर दो या तिगना कर दो तो ध्वनि की चाल उतनी ही रहती है जितनी की वह होती है। उसके बाद ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाल या वेग ये समानुपाती होता है किसके? किसके समानुपाती होता है? दाब के। ये आपको याद रखना है, दाब बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ताप बढ़ाने पर, सॉरी यहां पर ताप होगा, ताप, लेकिन ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। अब ध्वनि की चाल जो होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, तो उसे देख लेते हैं। सबसे पहला, यदि आपसे सिंपल तौर पर पूछा जाए कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल कितनी होती है?
44 मीटर प्रति सेकंड। यदि बोला जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल यहाँ पर भी 344 मीटर प्रति सेकंड ही होती है। इसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद नमकीन जल में या खारे पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1500 मीटर प्रति सेकंड होती है। ओके। इसके बाद यदि पूछा जाता है कि शुद्ध जल में ध्वनि की चाल, तो शुद्ध जल में जो ध्वनि की चाल होती है वो 1435 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद पूछा जाए कि ठोस पर कितनी होती है। ठोस में ध्वनि की चाल, तो ठोस में जो ध्वनि की चाल होती है 5148 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन पॉइंटों से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इनको अच्छे से आपको याद रखना है। जैसे कि ध्वनि की चाल जो होती है नॉर्मल तौर पर पूछा जाए तो 344 मीटर प्रति सेकंड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर ही होता है, तो इसमें कितनी होती है 344 मीटर प्रति सेकंड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 20 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर प्रति सेकंड। नमकीन जल में या फिर खारे पानी में 1500 मीटर प्रति सेकंड। शुद्ध जल में पूछा जाए तो 1435 मीटर प्रति सेकंड। ठोस में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5148 यानी कि 5148 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका तब तक आज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है संपीड़न और बेलन। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रहते हैं कि निम्न दाब क्षेत्र किसे कहते हैं या उच्च दाब क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इससे संबंधित ये जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें अभी देख लेते हैं, समझते हैं। संपीड़न और दूसरा है आपका एक है आपका संपीड़न और दूसरा है आपका बेलन। तो संपीड़न जो होता है वो होता है उच्च दाब क्षेत्र, और बेलन जो होता है वो होता है आपका निम्न दाब क्षेत्र। उच्च दाब क्षेत्र यानी कि कण पास पास, कण पास पास, और निम्न दाब क्षेत्र को हम समझेंगे कण दूर दूर। संपीड़न का पूछा जाएगा तो उच्च दाब क्षेत्र और कण पास पास। बेलन का पूछा जाएगा तो निम्न दाब क्षेत्र और कण दूर दूर। संपीड़न को प्रदर्शित करते हैं हम C से, और बेलन को जो प्रदर्शित करते हैं हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए ये एक वस्तु है जो कि कंपनावस्था में है, कंपन कर रही है। तो अभी होता क्या है, मान के चलिए ये होता है C, ये होता है आपका R। C और
ये है R। तो होता कि ये इसे समझते हैं इसका कारण क्या होता है। तो देखिए कारण समझ लेते हैं इसका कारण। तो इसका कारण क्या होता है, तो देखिए कारण इसका कुछ नहीं है, कारण होता है इसका विक्षोभ। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है विक्षोभ। होता क्या है कि जब कोई माध्यम होता है, जैसे कि वायु हमारा माध्यम है, वायु माध्यम है तो उसमें बहुत सारे कण हैं, तब क्या होता है जैसे कोई वस्तु कंपन कर रही है तो होता है विक्षोभ के समय में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे कि ये कण हुआ, ये कण हुआ, ये कण हुआ, ये कण हुए, ये इससे टकराएगा और वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। ये कण टकराएगा वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, टकराएगा वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तब ये कण एक दूसरे से टकराते हैं तो ये पास पास आ जाते हैं। तब ये पास पास आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा सी यानी कि संपीड़न, उच्च दाब क्षेत्र। और जब ये कण अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं यानी कि टकराने के बाद वापस कण अपनी जगह पर आएगा तो वह क्या करता है निम्न दाब क्षेत्र बना देता है, जिसे हम कहते हैं R। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, डायग्राम के रूप में पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जाएगा उच्च दाब क्षेत्र किसे कहते हैं, या फिर कण दूर दूर किसे कहते हैं, या कण पास पास किसे कहते हैं। तो आप आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें लगता है कि अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम पढ़ाते रहे तो। देखिए हमने अभी तक आपको जो कुछ भी पढ़ाया है उस सब ने हमने बस वही टॉपिक लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जितना भी हमने पढ़ाया बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाया है। एक एक पॉइंट हमने डायग्राम से भी समझाया है और थ्योरी से भी समझाया है। तो यदि आप इन टॉपिकों को अच्छे से कर लोगे तो हमें पता है कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे। दूसरी चीज़, अभी हमारे कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि अभी रह गए हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि वह नेक्स्ट क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद वो सारे जो भी टॉपिक रह गए हैं उनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें न्यूमेरिकल्स भी अभी करने हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।